जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, माने ओम का नियम। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ओम जी ने विभवांतर और धारा के बीच में क्या रिलेशन दिया है, किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड होता है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। देखिए, द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू द 2 पॉइंट। मीन समझिए, देखिए ओम जी ने ये बताया था कि अगर हम किसी भी बिंदु पर ये देखें, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम ये देखना स्टार्ट करें कि उनके बीच किस तरीके से विभवांतर जो है वो धारा के बीच रिलेशन को दिखा रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी भी सर्किट डायग्राम में किसी कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको कांस्टेंट मान लें। समझिएगा, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर इफ एनी कंडक्टर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर किसी भी परिपथ की भौतिक अवस्थाओं, किसी भी परिपथ में उस चालक की भौतिक अवस्थाओं, जैसे टेम्परेचर हो गया माने ताप, प्रेशर हो गया माने दाब, कंसंट्रेशन हो गया मतलब सांद्रता, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब एवं सांद्रता में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। मतलब कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। कब? जब उसमें आपकी जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे कंसंट्रेशन हो गया या फिर प्रेशर हो गया, ये कांस्टेंट रहे, ये नियत रहे। आई होप आप समझ रहे हैं। तो मीन्स कहने का ओम्स लॉ में ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो टोटली डिपेंड करता है करंट पर। मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, बी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, चाहे वो कह लो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पहले वो कह लो, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? ये ओम जी ने बताया। मतलब कहने का, अगर किसी परिपथ में किसी भी चालक के सिरों के मध्य हम धारा का प्रवाहन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। सही? अगर वैद्युत विभवांतर को चालक के सिरों के मध्य स्थापित करेंगे तो उसमें खुद से धारा का प्रवाहन होने लगता है। या अगर हम धारा के मान को बढ़ा देते हैं, बहुत इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हम ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी वी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ ग्राफ आप देखिए, ग्राफ में इधर की तरफ जो एक्स एक्सिस पे आपको दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो वाई एक्सिस पे आपको दिखाया गया है ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो सपोज करो यहाँ 0.4, 0.8 ऐसा वगैरह वगैरह आगे वैल्यू बढ़ा दी गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो एक जो ग्राफ बनाने पर इसका एक जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब जो इसकी एक सरल रेखा मिल रही है, वो ये बताती है कि अगर हम यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ी तो ऑटोमेटिकली जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रिक करंट आप बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब हर बिंदु पर जो है आप पाएंगे, हर एक पॉइंट पर जितने ज़्यादा मान आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बढ़ाते हैं उतना ही जो है उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए समझे यहाँ पर। और इन्होंने बताया क्या था कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो करंट आप सप्लाई कर रहे हैं कहाँ? 2 पॉइंट्स पे। मान लीजिए कि यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है, तो इसमें जो करंट आप सप्लाई कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस टू द 2 पॉइंट। मतलब दोनों बिंदुओं के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? करंट। तो मीन्स वही तो हुआ ना कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अ सर्किट डायग्राम ऑफ कंडक्टर। क्लियर? किसी भी चालक परिपथ के किसी भी चालक में बहने वाली जो धारा है वो उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि जो विभवांतर है, मीन्स देखिएगा जैसे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आई के क्या है? आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माने समानुपाती है।
अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको पढ़ाया है मैंने ही कि जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इसकी जगह पर कोई ना कोई क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई कांस्टेंट जो देखिए यहाँ इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है आर। आर इज इक्वल टू अगर करेंगे तो हो जाएगा वी अपॉन आई। वैसे यहाँ कहने के लिए जो आर है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए समझिए, जब हमने इसको सॉल्व किया, हम रूल ओम्स ने बताया कि V जो है वो टोटली डिपेंड करता है I पर, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमने कहा कि जैसे ही ये साइन हटेगा तो इसकी जगह पे इक्वल्स लगेगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट कौन आया, R। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन I। R है क्या, कांस्टेंट। कहते क्या है इसको, रेजिस्टेंस। क्लियर, रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में था प्रतिरोध। क्लियर ना। तो R जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, मान नियतांक है या स्थिरांक है, और इसके चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि सारा मामला इलेक्ट्रिक वायर में है, इलेक्ट्रिक सर्किट में है, इसीलिए इसको केवल रेजिस्टेंस ना कहकर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब इसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इज दैट क्लियर। इसे कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। जो नियतांक आपको मिला इसे कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब यहाँ देखिएगा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई मिला है। अगर हम आपसे पूछें कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, या R लिख लेते हैं सीधा सीधा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर पूछेंगे तो एक रेजिस्टेंस तो आप यूनिट तो आपको रेजिस्टेंस की यहीं से दिख रही होगी कि यूनिट ऑफ B पता हो, यूनिट ऑफ I पता हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ B का मतलब वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, अपान I क्या है, यहाँ पर करंट है। करंट की यूनिट सब लोग जानते हो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो मतलब वोल्ट अपान एम्पियर किसकी यूनिट हो जाएगी, R की। R है क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बाबू, वोल्ट अपान एम्पियर। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है ओम। क्या होती है बेटा, ओम। इसका सिंबल ओम का ही होता है, ये इसका सिंबल है ओम, और इसकी यूनिट होती है ओम। देखिए इसकी यूनिट ओम इसलिए होती है क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो भी साइंटिस्ट जिस भी रूल को देते हैं उनके नाम को ही उसकी एसआई यूनिट मान ली जाती है। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जी ने सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया, इसीलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन। जूल के बारे में आप लोग जानते होंगे, कार्य की यूनिट होती है, मतलब वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। जूल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले वर्क के बारे में बताया। पास्कल का नाम आपने सुना होगा, ये यूनिट होती है प्रेशर की। सबसे पहले प्रेशर के बारे में किसने बताया, पास्कल जी ने। इसकी यूनिट क्या हो गई, पास्कल होगी। ठीक है, फिर तरीके से ओम जी ने ये V और I के बीच में रिलेशन दिखाया, तो एक नया चीज मिला था यहाँ पर R, जिसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहा। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, SI यूनिट जो होगी उसकी ओम्स होगी, या इसके अलावा इसकी SI या MKS सिस्टम में जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, वोल्ट अपान एम्पियर। आई होप आप टॉपिक को समझ रहे होंगे। देखिए इसके बाद जो नया टॉपिक हमको मिल रहा है वो रेजिस्टेंस का है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, समझते हैं। देखिए रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए समझ, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द करंट। मतलब समझो, जब कोई धारा प्रवाहित होती है, जब कोई करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, तो उसको रोकने का एक काम करता है। जो भी एक कुछ ना कोई चीज़ इसमें होती है जो कि उस जो भी धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम करता है, उसके लिए प्रतिरोध का काम करता है। प्रतिरोध माने अवरोध, अवरोध माने बाधा उत्पन्न करने वाला, जो उसको रोक के नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात ना। मतलब जो कि अपोजिशन टू द करंट, जो जिसे करंट जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन को में फ्लो, मतलब वो करे, रोके, मतलब उसको कि नहीं जाने देंगे। तो उस कंडीशन पर जो भी चीज़ अंदर होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध माने बाधा उत्पन्न करने वाला या अवरोध उत्पन्न करने वाला, न जाने देने वाला। देखिए एक चीज़ समझिएगा, आप लोगों ने सड़क का निर्माण देखा होगा, सड़क वड़क बनी देखे हैं ना, रोड्स वगैरह देखते हैं, तो रोड जब बनती है तो अच्छी की जाती है, बनाई जाती है बहुत शानदार तरीके से कि हाँ अभी इस पर हम गाड़ी वाड़ी लेके पूरा उड़ जाएंगे, है ना, बढ़ा लेंगे। लेकिन बाद में उसी सड़क पे ब्रेकर बना जाता है। अब दूसरा ब्रेकर काहे बनता समझिएगा, ब्रेकर इसलिए बनाते हैं रोड्स पे ताकि हम अपनी स्पीड को कंट्रोल रख सकें। जैसे सपोज करो कि आगे कोई स्कूल है, अगर वहाँ ब्रेकर नहीं बनेगा तो दूसरा कोनो गाड़ी लेकर के आएगा, उड़ा देगा किसी स्टूडेंट वगैरह को, है ना। तो उससे बचाव के लिए ब्रेकर बनाता है, ताकि ब्रेकर रहेगा तो आदमी अपनी स्पीड को खुद ब खुद कंट्रोल करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट जाएगा, खुद ही चोट खा जाएगा, है ना। तो कंडीशन में क्या होती है कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट डायग्राम में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर रेजिस्टेंस ना हो तो बहुत तेज से जाएगा,
ब्लास्ट हो सकता है। रेजिस्टेंस उसमें रहेगा तो उससे जो है अवरोध उत्पन्न होता है और धारा को रोकता है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फिलहाल के लिए अगर किसी आप कंडक्टर को अगर देखें, उसकी लेंथ को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ बात आ रही ना। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होगा, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में मैंने ये केवल इतना बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को आप ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो होता है उसमें रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक, मतलब किसी भी परिपथ की अगर लंबाई को चालक की अगर आप बढ़ा देंगे तो उसमें प्रतिरोधों की संख्या खुद ब खुद क्या होती है, बढ़ जाती है। काहे बढ़ेगी भैया? अरे समझिए जरा, जैसे कोई सड़क है, कोई रोड है, तो उसमें ब्रेकर बनेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने डिनोट किया। ये मान लीजिए कि कोई आपकी एक रोड है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो मान लीजिए यहाँ कोई फर्स्ट ब्रेकर है, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड। सपोज कीजिए कि इसमें थर्ड तीन ब्रेकर इसमें बने हुए हैं। अगर इस सड़क को या इस रोड की लंबाई को हम बढ़ा दें, खूब बड़ा कर दें, यहाँ से यहाँ तक कर दिए, बड़ा कर दिए, है ना। यही है, ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है कि जब लेंथ को आपने बढ़ाया तो इसमें ऑटोमेटिकली ब्रेकर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। देखो भैया 1 2 3 4 एंड 5, तो ब्रेकर्स ऑटोमेटिकली क्या हुए, बढ़े कि नहीं बढ़े। तो अगर सड़क की लंबाई बढ़ रही है तो ब्रेकर बढ़ रहे होंगे, तो क्या तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसमें प्रतिरोध नहीं बढ़ेंगे। मतलब चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, बढ़ता है। अगले टॉपिक में आपको ये चीज़ें बखूबी समझाई जाएंगी। फिलहाल के लिए हमारा जो यहाँ का टॉपिक था वो ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। किसी भी चालक परिपथ में जो वैद्युत विभव होता है वो उसके वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, खुद ब खुद आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घर में आप लोग देखिएगा, आप लोगों के स्टेबलाइजर घर में होता होगा, है ना। तो स्टेबलाइजर में देखिएगा वहाँ पर वोल्टेज दिखाया था कि इतना वोल्टेज की लाइट आ रही घर में, ये वो, है ना, तरीके से। तो मान के चलिए कि अगर आपका पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, इसे आराम पे चल रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है बाबू कि आपके जो भी स्टेबलाइजर आपका है उसमें वोल्टेज दिखेगा बहुत कम होगा। वोल्टेज कम होगा तो जो भी चला रहे होंगे आप सर्किट में, कोई भी चीज़ चला रहे होंगे वो कम सही चल पाएगा, सही से चल नहीं पाएगा। फैन है तो बहुत धीरे चलेगा, और अगर कोई बल्ब है ना जल रहा है तो वो धीरे जल जाएगा, है ना। हो सकता है ऐसे। लेकिन अगर समझिए, अगर धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, वोल्टेज की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली पंखा आपका तेज चलने लगता है। तो मीन समझिए, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो तुरंत उसमें करंट भी बढ़ जाएगा, और करंट ज़्यादा सप्लाई होगा वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर करंट कम सप्लाई होगा तो वोल्टेज घट जाएगी। समझ वाली बात नहीं, समझ बात है ना। वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। ऐसी बात को उल्टा कह दें कि करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक का मान बढ़ने पर दूसरा खुद ब खुद बढ़ जाएगा, उसको करना ही नहीं पड़ेगा, खुद ही बढ़ जाएगा वो। समझ में आ रही बात हमारी ना। तो यहाँ ग्राफ में अगर आप देखिए तो जैसे जैसे हम अगर यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। सॉरी, ये पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं, इसे खूब बढ़ा दिए, तो ऑटोमेटिकली उसका करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये रूल है किसका, ओम्स लॉ का। आई होप ये टॉपिक आप लोग बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।